मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। कार्यक्रम शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, जिसे आप देख सकें। मैं कोशिश करता हूं कि मैं जनोपयोगी विषयों पर ही अपनी बातें कहूं। मैं कोई पत्रकार नहीं हूं जो हर चीज़ पर अपनी बात कहूँगा, इसलिए मैं जो जनता के लिए उपयोगी चीज़ें हैं उसी पर अपनी बात आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूं। आज मैं जिस विषय पे अपनी बात रख रहा हूं वो थोड़ा सा पेनफुल भी है। आप सुनेंगे तो आपको भी पेनफुल लगेगा। एक ऐसा समय आ गया है जबकि खबरों से आम जनता की, आम आदमी की खबरें गायब होती चली जा रही हैं। और आप टेलीविज़न के चैनलों को देखेंगे, खास करके जिनको हम गोदी मीडिया के नाम से पुकारते हैं और जो हमारे ड्राइंग रूम्स में ही नहीं, हमारी झोपड़ियों तक में जिनका प्रवेश हो गया है, हर घर में प्रवेश हो गया है, वे तो आपको भारत पाकिस्तान की खबरों में उलझाए रखेंगे। वे आज की तारीख में यह घोषित करने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं कि यहूदी जो इज़राइल में हैं और जो फ़लस्तीनियंस को बम्बार्डमेंट करके उनके बच्चों को, महिलाओं को मार रहे हैं, ब्रूटल ढंग से उनको उनके अस्पतालों पर हमला कर रहे हैं, रोगियों तक को नहीं छोड़ रहे हैं, वे सभी यदुवंशी थे। हालांकि आप कहेंगे कि भाई यदुवंशी तो इस तरह से थे ही नहीं, वे मानवता के समर्थक लोग थे। उन्होंने कंस को मारा, भगवान कृष्ण ने कंस को मारा जिसने मनुष्यता के विरुद्ध काम किया था, जिसने निरपराध लोगों का वध किया था। लेकिन आपको गोदी मीडिया में कहते हुए लोग मिल जाएंगे, शर्म ही उनको नहीं आती कि यहूदी लोग, हालांकि उनके साथ भी बहुत तकलीफ देह समय उनका गुजरा है, होलोकास्ट उनके साथ हुआ है, लेकिन होलोकास्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अधिकार मिल जाता है कि आप बम्बार्डमेंट करके और बच्चों को मार दें, अस्पतालों में रोगियों को मार दें, फ्यूल रोक दें, खाना रोक दें, पानी रोक दें, महिलाओं को मार दें, निरपराध को, आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता। लेकिन जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि अब तो हमास और फ़लस्तीन और इज़राइल की लड़ाई की खबरें हमें चैनलों पर इस तरीके से मिलती हैं जैसे लगता है कि बम्बार्डमेंट करके निरपराधों को मार दिया जाना एक अच्छा काम है और यदुवंशी उस काम को कर रहे हैं, उन यदुवंशियों ने जिन्होंने कभी निरपराधों के ऊपर हाथ नहीं उठाया। तो आपको इस तरह खबरें मिलेंगी, नफ़रत की खबरें मिलेंगी और ऐसा प्रतीत होगा कि आम जनता उन खबरों को सुनती है। धर्म की बातें मिलेंगी, लेकिन वो अधर्म से लिपटी हुई धर्म की बातें मिलेंगी। वो धार्मिक बातें भी नहीं होंगी, वो नफ़रत फैलाने वाली बातें होंगी। कोई लव जिहाद बोल रहा है, कोई लैंड जिहाद बोल रहा है, कोई बाबर और औरंगजेब की बात कर रहा है। पता नहीं बाबर कहाँ से आज की तारीख में पैदा हो गए और औरंगजेब पैदा हो गए, लेकिन वो बातें हो रही है, चुनाव के समय बातें हो रही हैं और वही आपको उन गोदी मीडिया के चैनलों पर मिलेगा। लेकिन जो आम आदमी की खबरें हैं, अभी भी कुछ अखबार बचे हुए हैं जिनको अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको आम आदमी की तकलीफ देह खबरों का पता चलता है। वैसी ही एक खबर पर मैं अपनी बात कहने के लिए आपके सामने आया हूँ। मैं आपके सामने हिंदू का एक संस्करण जो हमारे पास आता है पटना में, और कल जो खबर उसमें निकली थी मैं उसे आपको दिखाना चाहूँगा। आप बड़े ध्यान से इसको देखेंगे कि खबर क्या है और आप समझना चाहेंगे कि इस खबर की मूल बातें क्या है। जब मैं कल कह रहा हूँ इसका मतलब ये हुआ कि मैं उस दिन की बात कह रहा हूँ जब छठ के लिए लोग खरना का व्रत रख रहे थे और छठ महापर्व है, आस्था का महापर्व है। उस दिन यह खबर निकली है। क्या निकली है? निकली है कि दिवाली से लेकर के छठ तक जो बिहार में काफ़ी लोग आते हैं दूर दूर से, और ख़ास करके जो प्रवासी मजदूर होते हैं, ये जो प्रवासी बिहारी होते हैं, वही यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं परिवारजनों के साथ। परंपरा है कि वो छठ को सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं और इसके बाद फिर वे अपने गंतव्य पर चले जाते हैं। खबर ये है कि एक जो IRCTC है, यानी इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, उससे RTI के थ्रू राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एक सूचना यह प्राप्त हुई है कि बम्बई से पटना का जो किराया है 2 AC का, जो बेस फेयर उसका 2900 समथिंग रुपये है,
वो 9,395 रुपये हो गया है फेस्टिव सीजन में। कारण क्या है? कारण यह है कि बहुत पहले तो जो बजट आता था रेलवे का, वहाँ 1 पैसा किराया बढ़ाने की भी जानकारी पार्लियामेंट को दी जाती थी, वहाँ पे बहस होती थी। अब तो जनरल बजट में आता है, इसलिए ये जो हिडन चार्जेस के रूप में डायनेमिक प्राइसिंग का कोई सिस्टम आया हुआ है। उस डायनेमिक प्राइसिस के सिस्टम में बेस फेयर से लगभग दुगुना तिगुना अमाउंट जोड़ करके और टिकट बेचे जा रहे हैं, मुनाफा कमाया जा रहा है। इस संसद को भी शायद नहीं पता है, चूँकि ये बात तो कहीं नहीं गई रही होगी वहाँ पे कि हम किराया इतना बढ़ा रहे हैं। ये भी इससे पता चलता है कि धीरे धीरे जो स्लीपर क्लास के कोचेज़ हैं उनकी संख्या कम की जा रही है, और 2 AC और 3 AC और 1 AC ऑफ कोर्स उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि रेलवे ज़्यादा मुनाफा कमा सके। लेकिन वो मुनाफा किसकी जेब से कमाना चाहते हैं रेलवे? उन लोगों के जेब से कमाना चाहते हैं जो रेल यात्री हैं। और रेल यात्री सामान्यतया वे लोग हैं जो जहाज़ से यात्रा दूर की नहीं कर सकते, क्योंकि जहाज़ और महंगा है। हालांकि उड़ान स्कीम आई, उड़े देश का आम नागरिक उसका नाम है, लेकिन आज की तारीख में जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं इस फेस्टिव सीज़न में, आप दिल्ली से पटना या पटना से पुणे या पटना से मुंबई, मुंबई से पटना, इसके जो किराए हैं जहाज़ के, तो सामान्य श्रेणी के यानी इकोनॉमी क्लास के जो किराया है वो तो बहुत महंगा है। 20-22 हज़ार से भी ज़्यादा रुपए उसमें देने पड़ रहे हैं। इसलिए उड़े देश का आम नागरिक तो उसे उड़ ही नहीं सकता। अब ये जो रेलवे बच गया था उस आम नागरिक के लिए, उसकी यह दुर्दशा है कि आप उससे यात्रा करने के लिए आपके पास इतना पैसा होना चाहिए। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो भारतीय, भले ही आप हैं, भारतीय रेल आपके लिए नहीं है। भारतीय रेल उन लोगों के लिए है जिनकी जेब में काफ़ी पैसा है, जब चाहें जहाँ चाहें यात्रा कर सकते हैं। मेरे एक एकेडमिक मित्र हैं, उन्होंने 2-3 दिन पहले मुझे खबर किया कि किसी को आना था इसी छठ के अवसर पर दिल्ली से उनको पटना आना था, और वो भी डायनेमिक चार्जेस लगा करके वो किराया उनका भी 9-7 हज़ार 9.5 हज़ार दिल्ली से पटना का किराया पड़ रहा है। इसलिए वो नहीं आ पाए या नहीं आ पाई। उन्होंने कारण बताया कि धीरे धीरे यही हो रहा है कि जनरल कोचेज भी हटाए जा रहे हैं, स्लीपर क्लास के कोचेज भी कम किए जा रहे हैं। अरे भैया, जो आम आदमी है, वो जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, जिसके जांगर तोड़ मेहनत से इस देश की सड़कें बनती हैं, इस देश के पोर्ट्स बनते हैं, इस देश के हवाई अड्डे बनते हैं, वह आदमी इसी ट्रेन से यात्रा करता है। एक वक्त था कि वह जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक कम पैसे में यात्रा कर लेता था। अब डायनेमिक चार्जेस लग जाने के बाद तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। मेरे उस मित्र ने यह भी बतलाया कि जब कोई ट्रेन का किराया की बात होती है तो उसमें से 85% तत्काल स्कीम के तहत रख दिया जाता है। और आप जानते हैं तत्काल स्कीम का मतलब है कि आपको ज़्यादा पैसा दे करके टिकट लेना पड़ेगा। कहते हैं शेष वाला डायनेमिक वाले में रख देते हैं, यानी पीक सीज़न होगा या पीक होगा, डिमांड ज़्यादा होगी तो रेलवे आपसे ज़्यादा कीमत उसकी वसूलेगी। आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए, आपको जाना ज़रूरी है, तो आप मजबूरी में कहीं से कर्जा लेंगे और कर्जा लेकर के ही सही यात्रा करेंगे। जब घर जाएंगे वहाँ पर भी आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे। उस दशा में कोई दूसरी इमरजेंसी आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो आप सोचें कि अगर आपके पास रेल यात्रा के पैसे उतने ज़्यादा नहीं हैं तो आपकी क्या दुर्दशा होने जा रही है। ये बात मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ जो इस बात के लिए खुश होते हैं कि वंदे भारत जैसी ट्रेन चल रही है, उसमें यह सुविधा है, वह सुविधा है। मैंने भी अभी हाल में पटना से गढ़वा तक की यात्रा की, 3 AC में यात्रा की, 500 रुपये के आसपास किराया दिया। लेकिन इतनी बुरी हालत थी उस ट्रेन की कि आप अगर उसके बाथरूम में जाते तो आप ठहर नहीं सकते थे। गंदा संदा सारा कुछ, कोई सफाई वफाई नहीं। लेकिन अखबारों में पढ़ेंगे, गोदी मीडिया में जाएंगे तो आपको लगेगा कि वंदे भारत ने भारतीय रेल के काया को पलट दिया है, बुलेट ट्रेन आ रही है, ये सारा कुछ आ रहा है। लेकिन आम आदमी जिसकी आबादी 80 से 85% अभी भी है, बाकी लोग मिडिल क्लास होंगे, जो कास्ट सर्वे बिहार का हुआ है वो बताता है कि 64% ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आमदनी 10,000 रुपये से कम है। हालांकि 6,000 रुपये तक की मासिक आमदनी जिन परिवारों की है उनको गरीब माना जा रहा है।
उन्हीं को मात्र गरीब माना जा रहा है। और लगभग 94 लाख 94 लाख फैमिलीज ऐसी हैं उसमें आती हैं। अगर 10,000 वाले को जोड़ दें तो 1,74 लाख ऐसे परिवार हैं जो उस श्रेणी में आ जाते हैं। तो इस श्रेणी के लोगों के लिए, जिनके परिवार के लोग बाहर कमाने के लिए गए होंगे, वे इस फेस्टिव सीज़न में आना चाहते होंगे अपने परिवार के साथ। आप सोचिए किस तरह की घटनाएं घट रही हैं। ये जो इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है, इसने एक और सूचना दी है। किसी सूचक ने मांगा था तो उसने सूचना ये दी है कि 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक की अवधि में उसने कुल 1,45,00,000 टिकट बुक किए। उससे उसको कुल आमदनी 1,034 करोड़ की हुई और 1,44,00,000 टिकट ऐसे उसने दिए जो वेट लिस्टेड थे और जो कंफर्म नहीं हुए। उसका ऑटो कैंसिलेशन का सिस्टम है और ऑटो कैंसिलेशन हो गया, 85 करोड़ से उसको मुनाफा मिल गया। यानी आपकी जेब से पैसे निकल गए, आपको चूँकि बर्थ नहीं मिली, आप यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको कैंसिलेशन चार्जेस भी दे देने पड़े। अब आप अंदाज लगाइए साहब, एक तो ना आप यात्रा कर पाए, टिकट कटाने का जो पैसा दिया उसमें से कैंसिलेशन चार्जेस घट गया आपका। अब ये आपकी गलती है या भारतीय रेल की गलती है? वो रेल जो भारतीय रेल कही जाती है, वो रेल जो आम आदमी की रेल कही जाती थी। एक वक्त था कि हम, जैसा मैंने कहा कि जम्मू तवी से लेकर के आप कन्याकुमारी तक जा सकते थे। हम सभी लोग जो अपने गांव से पढ़ने के लिए जाते थे उसी रेल पर यात्रा करके जाते थे। अलग बात है कि हम जनरल कंपार्टमेंट में जाते थे, उसकी भी संख्या कम नहीं होती थी। हमें कई बार खड़े होकर जाना पड़ता था, कई बार बैठने के लिए जगह मिल जाती थी, कई बार सोने की भी जगह मिल जाती थी। अगर वो ट्रेन नहीं होती तो हम शायद पढ़ नहीं पाते, हम अपने शहर के बाहर जाके विश्वविद्यालय में पढ़ नहीं पाते। इतना पैसा यदि आने जाने का लगता तो हम पढ़ नहीं पाते। तो वह भारतीय रेल आज की तारीख में इस तरह से भारतीय नागरिकों के साथ, जो मैं मानता हूं कि जो असली भारतीय नागरिक हैं वही हैं जो मिडिल क्लास तक हैं, जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, वही असली भारतीय हैं। बाकी लोग तो अपने को इंडियन बहुत पहले शौक से कहते ही थे, आज की तारीख में भी कहेंगे। वो तो शहरी मध्य वर्ग है या उच्च वर्ग के लोग हैं, वो तो भारतीय रेल से यात्रा करते नहीं करेंगे भी मजबूरी में तो फर्स्ट क्लास एसी में जाएंगे। लेकिन ये असली भारतीय लोग हैं और जिनके साथ ये बर्ताव हो रहा है। लेकिन ये बर्ताव क्यों हो रहा है? क्योंकि इस बर्ताव को करने वालों को शायद ही मालूम है कि अगर इस तबके के लोगों को या पूरे भारत के लोगों को अगर धर्म की अफीम पिला दी जाए, अगर नफरत करना सिखला दिया जाए, हिंदू मुसलमान करा दिया जाए, तो इनका वोट तो हमें मिलेगा। चाहे हम इनसे जितना इस फेस्टिव सीज़न में जितना इनसे हम ऐंठ सकें खजाने में सरकार के नाम पर, हम ऐंठ लें, लेकिन अंत में ये विरोध नहीं करेंगे, ये चुप रहेंगे, ये भेड़े हैं। ये तो हमारे आपके इंटेलिजेंस पर एक तरीके की शंका किया जाना है कि हम मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर एक दूसरे का गला काट देंगे और हम उसी हिसाब से अपने वोट देना शुरू करेंगे। अगर ये हालत रहेगी कि हम नफरत के आधार पर, धार्मिक नफरत के आधार पर, धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर, मंदिर मस्जिद के आधार पर अपने वोट किसी दिन इसका निश्चय करेंगे, तो यह दुर्दशा होनी ही है। और इस दुर्दशा को देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यह तो हिंदू अखबार की कृपा है जिसने उस पृष्ठ के पहले पृष्ठ के सबसे पीछे, सबसे नीचे इस खबर को रखा हुआ है। और इस खबर पर कोई चर्चा होगी, मुझे इसका भरोसा भी नहीं है। तो मित्रों, ज़रूरत इस बात की है कि हम समझें कि जनता को किस तरीके से फ़ायदा मिलना चाहिए, किस तरीके से उसकी जेब पर कम बोझ पड़ना चाहिए। महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और आम आदमी अगर आवागमन के साधनों के ऊपर यदि उसकी जेब इतनी ज़्यादा कटने लग जाएगी, उसका तो जीना दुभर हो जाएगा। इसलिए हम विचार करें कि हम जब कभी अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें, ज़रूर ये सवाल पूछें, हम केवल धर्म और मंदिर मस्जिद के आधार पर अपने वोट देने का फैसला न करें।
अगर फैसला करते रहेंगे तो सरकार जिस चाल से चलती रही हैं उस चाल से चलती रहेंगी। हम प्रतिरोध भी नहीं कर पाएंगे, हम केवल यही बातचीत करके रह जाएंगे। मेरा मकसद ये भी नहीं है कि आप तुरंत आंदोलन पर आ जाएं, लेकिन इसके बारे में सोचें, इसके बारे में विचार करें और अपनी जेब को भी देखें, सुविधाओं को भी देखें और देखें कि किसी भी सरकार का कर्तव्य क्या होता है और तब आप विचारित निर्णय लें कि आपको आगे क्या करना है। मित्रों, मैंने कहा कि पेनफुल खबर मेरे लिए है, तो इस पेनफुल खबर को मैंने सोचा कि आप तक मैं पहुंचाऊं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने हिंदू अखबार पढ़ा है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि बाकी अखबारों में ये खबर जगह पा सकी है कि नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया में तो ये इस खबर ने कोई जगह नहीं पाई है। क्योंकि यदि ये जगह पाती तो गोदी मीडिया को फिर भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान के बजाय आम जनता की बात करनी पड़ जाती। तो मित्रों, मुझे यही बात कहना था। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो कृपया आप इसे शेयर करें, अपने कमेंट से भी मुझे लाभान्वित करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।